कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। सागर नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना तो कोई पीछे था। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वो पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई थी। वो एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता। कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी तनख्वाह मिलती वो सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्च भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं उसने आज तक जितनी भी तनख्वाह पाई है वो बचा ली थी। उस कैंटीन में अहमदन खान नाम का एक सेठ आता है। वो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन अहमद खान ने कहा, सागर, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। सागर ने मना कर दिया। सागर ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वो मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करूँगा, नहीं वरना तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, ये भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर सकते हो। मैं तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। सागर ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और सागर को गले लगा लिया। पैसे लेने के बाद सेठ जब भी आता सागर को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस सागर के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वो अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और सागर को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। सागर एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। सागर की पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। सागर उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। सागर ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। सागर दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर कैंटीन में आता था और उसे वहां पता चला कि सागर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है। सेठ ने वहां काफ़ी दुख जताया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा राहुल, जो अब बड़ा हो चुका था, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। राहुल विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुशील लड़की कन्या को देखकर राहुल की शादी हो गई। अब सेठ कहता है, कुछ दिन और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी ज़िंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे राहुल की शादी हुए अभी मुश्किल है 2 महीने ही हुए थे। राहुल सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुँचे। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट करवाए तो पता चला कि राहुल को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टर से कहा, पैसे की चिंता मत करो, आप इलाज करो। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ता जा रहा था।
अब सेठ पर कर्जा काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब राहुल को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद राहुल हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, राहुल की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण रूप सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ, तुम भूल गए थे। उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथ आश्रम या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार था, ना ही पुत्र था, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का सागर है जो अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद समेत वापस ले लिया उसने। उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब खूब खर्च किया। जब वो गया तो तुम्हें भिखारी बन कर गया। सेठ ने सुबुकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती जिसने सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल है, और ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते सागर की ज़िंदगी ख़त्म हुई थी। वो बिगड़ेल घोड़ी वही थी। आज सागर ने बदला ले लिया और इसकी ज़िंदगी नर्क बना कर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है, या हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया था और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप जैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना याद रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरंतर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। अपने और हमेशा कर्म पर ध्यान दें, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा करती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।